हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया ही हो गए और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलो भैया, अब हम अगले चैप्टर में आ रहे हैं। चैप्टर नेम है डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर नंबर 4, क्लास 12th। डिटर्मिनेंट्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। देखो, मैट्रिक्स से ही जुड़ा हुआ थोड़ा सा चैप्टर है, ठीक है। तो क्या चीज़ है डिटर्मिनेंट, पहले तो ये समझते हैं। डिटर्मिनेंट, चैप्टर नंबर 4, डिटर्मिनेंट, ठीक है। एक बार मैं फोकस देख लेता हूँ कैमरे का। मुझे जैसी उम्मीद थी कि ये फोकस में नहीं होगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो एक नंबर से, जो किससे, एक नंबर के साथ एसोसिएटेड है। किसके साथ एसोसिएटेड है? एक नंबर के साथ। उसी नंबर को स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्या मतलब है इस बात का? देखो, पहले तो सीधा एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। मान लो 2 3 1 5, ठीक है। इसको अगर हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो क्या होता है? दिस इंटू दिस, मतलब 2 इंटू 5 माइनस दिस इंटू दिस 1 इंटू 3। तो 2 5 10, 10 माइनस 3 क्या हो गया है? 7, ठीक है। अब मैंने देखो यहाँ पे क्या लगाया हुआ था? सिंपल लाइंस लगाई हुई थी। तो इसका मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। अगर यहीं पे ये चीज़ ऐसे लिखी होती 2 3 1 5, ठीक है, तो ये क्या होता? मैट्रिक्स। ये चीज़ क्या होती? मैट्रिक्स होती। अगर ये स्क्वायर की तरह ब्रैकेट होती, लेकिन स्क्वायर की जगह मैंने लाइन डाल दिया, इसका मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए। लेकिन यहाँ देखो, इसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट से सॉल्व किया तो मुझे 7 मिला। इस मैट्रिक्स को एक यूनिक नंबर है इसके पास, 7। यही क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सिंबल क्या होता है डिटर्मिनेंट का? ऐसे मॉडुलस की लाइन डाल के, दोनों तरफ क्या डाल दी मैंने? लाइन डाल दी, तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट हो जाएगा। चाहे डिट ए भी बोलते हैं ऐसे करके, ये नहीं लिखते, सबसे ज़्यादा फेमस यही है। कहानी सुन भाई। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो एसोसिएटेड है एक यूनिक नंबर से, उसको हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का क्या क्या तरीके हैं? डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं? देखो, जो तुम्हें ज़्यादातर मिलने वाली है वो होगी ऑर्डर 2 की या तो ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो एलिमेंट्स रहे होंगे A11, A12, A21, A22। तो ये सॉल्व कैसे होती है? A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। अगर ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है। अगर ऑर्डर 3 आ जाए तो क्या होगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट लिखिए, एक कहानी पहले बोल देता हूँ, अलोंग R1। इसके अबाउट खोल रहे हैं। खोलने के लिए देखो, तुम इसके अबाउट भी खोल सकते हो, 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 इसके अबाउट भी खोल सकते हो। सबसे फेमस है इसी के अबाउट खोलना, सबसे फेमस है इसी के अबाउट खोलना। A11 यहाँ है, इन दोनों पे हाथ रख दीजिए, इन दोनों पे हाथ। इस एलिमेंट की बात हो रही है तो ये दोनों ढक दो। इसका रो, जो भी इसका रो नंबर है, जो भी इसका कॉलम नंबर है, दोनों ढक जाएंगे। या तो सिंपल ऐसे, जो भी एलिमेंट है ऐसे ढक दो, ठीक। A11 लिख दिया। अब मेरे पास क्या रह गया? ये, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं A22, A23, A32, A33। सेकेंड एलिमेंट पे हमेशा माइनस आएगा। सेकेंड एलिमेंट पे क्या आएगा? हमेशा माइनस। A12, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको ढकेंगे तो क्या रह गया? A21, यहाँ से A23, ये वाला A31, यहाँ से A33, ठीक है। ढक दिया। तीसरे की बारी, ये लिख देते हैं, प्लस का साइन रहेगा, प्लस A13, दोनों ढक गए। A21, A22, A31, A32। मतलब क्या है? इनको फर्दर और सॉल्व करो तो ये क्या बनेगा? A11, A22 इंटू A33 माइनस A32, A23 माइनस A12, A21,
A33 माइनस A31 A23 प्लस A13 A21 A32 माइनस A31 इंटू A22। ठीक है, इसका सॉल्व करके ये आएगा। क्या करना होता है, ये वाला एलिमेंट लिखा A11 ढका, इसका इससे A22 इंटू A23 सॉरी A22 इंटू A33 माइनस A3 इंटू A23। फिर जब इसकी बारी आई तो माइनस ऑफ A12 ढका A21 इंटू A33 और A31 इंटू A23। ठीक है, फिर इसको लिखा प्लस करके A13, फिर लिखा A21 इंटू A32 और A31 इंटू A22। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना मैंने सिखाया कि भाई कैसे एक्सपेंड करते हैं। यही चीज़ आपका मन नहीं है इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करने का, इसके अलॉन्ग चाहते हो कि तुम एक्सपेंड करो R2 के अलॉन्ग। किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करने की बात करो, अगर तुम R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो तो बात वही रहेगी। देखो ये एलिमेंट लिखेंगे, दोनों ढक जाएंगे। ठीक है, क्या क्या रह गया मेरे पास, ये दोनों ऊपर से, ये दोनों नीचे से। फिर हम ये एलिमेंट लिखेंगे तो ये ढक जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना कौन आएगा, लेकिन ये वाला एलिमेंट लिखते वक्त हमेशा माइनस आएगा, याद रखना। अगर तुम ऐसे खोलो इसके अलॉन्ग C1 के अलॉन्ग, तो पहला एलिमेंट तो ढक दीजिए, ये आएगा। जब दूसरा एलिमेंट की बात होगी तो माइनस का साइन लगा देंगे, ये आएंगे। फिर तीसरा एलिमेंट प्लस में रहेगा और ये आएंगे। ठीक है, सबसे बढ़िया R1 के अलॉन्ग खोलिए, एक सिंपल सादा फॉर्मूला। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, उम्मीद है तुम्हें ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलो, सबसे बेसिक इसको डिटरमिनेंट निकालना है। सब में क्वेश्चन यही था, फाइंड द डिटरमिनेंट। तो दिस का होगा 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 4। तो 2 2 सा 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 सा 4, तो डिटरमिनेंट वैल्यू 8। यहाँ देखो डिटरमिनेंट निकालना, एक्स की टर्म्स में आएगा, इक्वल टू कुछ तो दे नहीं रखा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस का साइन खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और वैल्यू आ गई 1। यहाँ सॉल्व करते हैं, किसके अलॉन्ग सॉल्व ओपन करूँ मैं? मेरा मन कर रहा है ना यार कि C3 के अलॉन्ग ओपन कर देता हूँ। क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं C3 के अलॉन्ग ओपन करूँ? क्योंकि मज़ेदार बात यह है कि अगर मैंने C3 के अलॉन्ग ओपन किया तो दो चीज़ें तो डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी ज़रा देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट C3 के अलॉन्ग सॉल्विंग अलॉन्ग C3। ठीक है, C3 के अलॉन्ग सॉल्व करते हैं। तो 4 ढक दीजिए एलिमेंट, -1 3 4 1, यहाँ पे -0। अब देखो यहाँ 0 लिख दिया ना मैंने, अंदर जो मर्जी डिटर्मिनेंट रहे, फ़ायदा क्या है, 0 तो 0 ही कर देगा, प्लस थर्ड 0, अंदर जो मर्जी डिटर्मिनेंट होना क्या है, 0 ही है। तो मज़े की बात इसलिए यहाँ थी, अगर यहाँ से करता तो कैलकुलेशंस करनी पड़ती। ठीक है, आंसर सेम ही आता, आप किसी के भी अलॉन्ग निकालो। ठीक है, तो ये तो दोनों खत्म, सिर्फ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 -1 इंटू 1 -4 इंटू 3, तो 4 -1 -12 4 -13, आंसर है -52। आंसर क्या है, -52। ठीक है, समझ में आई बात? अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं भाई आंसर कुछ अलग आता, तो देखो R1 के अलॉन्ग भी मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो R1 के अलॉन्ग अगर हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट 1 तो देखो ये सारे एलिमेंट आएंगे अंदर, 3 0 1 0 -2, फिर आएंगे क्या -1 4 0 0, फिर फोर्थ एलिमेंट हमारा, थर्ड एलिमेंट सॉरी, 4 -1 3 4 1। ठीक है, यहाँ देखो 3 0 ज़ा 0 1 0 जा 0, माइनस होके 0 और 0 से मल्टीप्लाई। यहाँ भी सेम कहानी होगी, घुमा फिरा के ये रह गया और घुमा फिरा के ये रह गया, मतलब खाली क्या रह गया, यही रह गया। कहानी क्लियर हो रही है? तो आंसर क्या है, सेम है। ठीक है, होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन क्वेश्चन। x की वैल्यू निकालनी है। देखो डिटर्मिनेंट सॉल्व करके 26 दे रखा है, तो सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट। तो क्या होगा, x + 7 × 3 -5 × x - 3 = 26।
तो ये 3 अंदर जाएगा तो 3x + 21 माइनस 5x + 15, क्योंकि साइन चेंज होंगे, इक्वल टू 26। ये हो जाएगा हमारा 3x और माइनस 5x माइनस 2x, 12 और 21 और 15 हो गया 36 प्लस 36 इक्वल टू 26। तो माइनस ऑफ 2x इक्वल टू माइनस ऑफ 10, क्योंकि उधर चला जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 5। यहाँ देखते हैं, अब देखो डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट दे रखा है। अब एक बात याद रखिएगा, मैट्रिक्स में तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा होना जरूरी नहीं होता कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, सेम हो। यहाँ डिटर्मिनेंट सॉल्व करके इक्वल है, इनके दो ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका डिटर्मिनेंट सेम रहा होगा। यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, कहानी क्लियर हो रही है। अगर मैट्रिक्स होता तो मैं कंपेयर कर देता कि x की जगह 6 है, लेकिन यहाँ नहीं कर सकता। देखो तो सॉल्व करते हैं, दिस इंटू दिस x² एंड दिस इंटू दिस 36। यहाँ सॉल्व करते हैं 36, यहाँ सॉल्व करते हैं माइनस 36। तो x² माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x² इक्वल टू 36, x की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस माइनस 6, x की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस माइनस 6। कहानी समझे क्या आप लोग? इट्स इजी, नॉट अ टफ कॉल। ठीक है, आगे देखते हैं फर्दर। तो देखो, अगर A मैट्रिक्स ये है तो दर्शाइए ये हुआ होगा। ठीक है, तो देखो करना क्या है, डिटर्मिनेंट पहले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर डिटर्मिनेंट करना है। पहले मैट्रिक्स को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर डिटर्मिनेंट करना है। तो चलो देखते हैं LHS। तो पहले मैं 2a निकालूंगा, तो 2a निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यही होती है कि भाई कोई भी नंबर बाहर स्केलर आ रहा है मल्टीप्लाई होने के लिए, वो सबसे होता है। तो 2 4 8 4। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 × 4 8 माइनस 8 4 16, 16 कितना हो गया 32। तो यहाँ से क्या आ रहा है 24 माइनस का। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं हम RHS में। तो RHS में मुझे क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट A निकालिए और उसे 4 से मल्टीप्लाई करिए। तो करते हैं, डिटर्मिनेंट A को 4 से मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 2 1 2 2 माइनस 4 2 8। तो 4 यहाँ तो 2, यहाँ पे माइनस ऑफ 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 × माइनस ऑफ 6, जो कि कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 24, जो कि दोनों सेम है और प्रूफ हो गया। कहानी समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे कुछ क्लियर हुई बात? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इधर यहाँ भी ऐसे है बिल्कुल, खाली यहाँ पे थोड़ा 3 × 3 का है। मैं किसके अलॉन्ग खोलूँगा इसको, पहले तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को LHS। तो 3a क्या बन जाएगा मेरा, ये 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट करना है इसका। तो डिटर्मिनेंट मैं किसका अलॉन्ग करूँगा, इसका अलॉन्ग करूँगा, C1 के अलॉन्ग C1। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि 2 एलिमेंट यहाँ 0 है, सिर्फ ये वाला एलिमेंट काम में आएगा। तो 3 6 0 12। ठीक है, तो 3a वो मैंने लिखे ही नहीं क्योंकि दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन पेपर में आपको लिखना है 12 3 30, दिस इंटू दिस 36 माइनस 0 इंटू ये तो कुछ होता ही नहीं 0, तो 36 3 90 108। ठीक है, अगला क्या है उधर से 27 × A मैट्रिक्स, 27 × A डिटरमिनेंट RHS में। तो 27 तो बाहर ही रहेगा, A मैट्रिक्स, इसको फिर मैं अलॉन्ग C1 करूँगा, अलॉन्ग C1। तो क्या होगा, खाली यहाँ से 1 और अंदर क्या रह गया होगा 1 2 0 4, है ना। तो 27 ये तो हो जाएगा 1 4 4, 1 अंदर सॉल्व कर रहा हूँ, 1 4 4 और 0। तो यहाँ से 4 ही हो गया, 27 × 4 है ना, 28 108। दोनों क्या आ गए सेम, हैज़ प्रूव्ड। ठीक है, यहीं पे देखो कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं डिटरमिनेंट की। अब क्या करने जा रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं डिटरमिनेंट की। क्या होती है प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट की? प्रॉपर्टी A डिटरमिनेंट, पहली बात A डिटरमिनेंट बराबर होता है उसी के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के। मतलब अगर A का डिटरमिनेंट निकालो, चाहे उसका ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकालो, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। A डिटरमिनेंट निकालो, चाहे उसका ट्रांसपोज करके वैल्यू निकालिए, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। पहली बात तो ये होगी। इसके बाद हमारी दूसरी बात क्या होती है कि अगर
किसी भी मैट्रिक्स का ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम of a matrix is 0 then determinant also 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी भी एक रो ए बी सी डी ई एफ, मतलब एक कोई कॉलम या एक कोई पूरी रो, मतलब तीनों एलिमेंट किसी भी एक रो के या एक कॉलम के 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है? 0। क्योंकि देखो अगर तीनों ही 0 है, मैं इसी कॉलम खोल दूंगा, कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई है? ठीक है, ये बात ठीक। चलो अगला देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी क्या है। अब अगर 2 रो और 2 कॉलम ऑफ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल और proportional then determinant A equal to 0। किसी मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट सेम हो जाए, जैसे मान लो 1 1 2 3 और यहाँ पे नीचे भी है 1 2 3 और 7 8 9, तो मतलब कि 2 रो देखो आइडेंटिकल हो रही है, 2 रो या 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो जाए तो भी इसका डिटरमिनेंट क्या आता है? 0। या प्रोपोर्शनल हो जाए, मान लो 1 2 3 और यहाँ 2 4 6 और यहाँ हो गया मान लो 9 8 9। ठीक है, तो यहाँ देखो ये दोनों लाइन है प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 1/2 इक्वली होता है 2/4 और इक्वली होता है 3/6 के, क्योंकि कट के हर जगह से क्या आ रहा है? 1/2। अगर या तो सेम हो जाए या तो प्रोपोर्शनल हो जाए, या तो सेम हो जाए या तो प्रोपोर्शनल हो जाए, तो डिटरमिनेंट ए क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और अगर किसी एक रो को इफ एनी रो और कॉलम इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। ठीक है, अगर कहाँ लिखूं, ये भी एक प्रॉपर्टी का है क्योंकि मैंने क्वेश्चन करा रखा है, जो खैर कोई बात नहीं, देखते हैं अभी, यहाँ पे लिख देता हूँ उस चीज़ को जो मैं समझा रहा था। अगर रो जो है मान लो A B C D E F G H I, मेरा मन कर रहा है R1 को R2 से चेंज कर दूँ, रो को रो से चाहे कॉलम को कॉलम से, ये नहीं कि R1 को चेंज कर दूँ C1 से, ऐसे थोड़ी ना होता है। R1 को चेंज कर दूँ R2 से, चाहे रो का रो से C का C से, तो R1 को R2 से चेंज किया, मान लीजिए अभी इसकी डिटरमिनेंट थी A, इसकी जो आ रही थी वो डिटरमिनेंट क्या थी? A, तो R1 को R2 से चेंज किया है तो क्या हो जाएगा? D E F ऊपर आ जाएगा, A B C नीचे और G H I तो अपनी जगह पर ही था। ऐसा करने से एक नेगेटिव का साइन आ जाता है, क्या हो जाता है? बस एक माइनस का साइन आ जाता है, डिटरमिनेंट की साइन चेंज हो जाती है। इसी के अंदर मान लो दूसरी चीज़ लगा देता, C1 चेंज हो जाओ C2 से इसके बाद, तो ये फिर से एक और माइनस आता और इसको प्लस करा देता। ठीक है, तो दो ऑपरेशन लगा दोगे ये वाले तो वो वापस वहीं आ जाता है। कहानी क्लियर हुई? समझ में आया कि भाई चेंज होता है तो क्या होता है? ठीक है, कहानी कट है। अब कहानी कट टू कट है तो देखो आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इफ अ रो multiplied by k then determinant also multiplied by k। ठीक है, क्या मतलब है? अगर मान लेते हैं A B C D E F G H I,
अगर मैंने क्या किया, k से मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ अभी के लिए मान लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, a है, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, a है। लेकिन मैंने ऊपर वाली r1 में k से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि ka, kb, kc, e, d, e, f, g, h, i। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट सिर्फ k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिटर्मिनेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, k से। देयर इज अ डिफरेंस, आप a इंटू के करके डिटर्मिनेंट लगाओ या डिटर्मिनेंट लगा करके बाहर करो, इन दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। इस बात का मतलब होता है डिटर्मिनेंट निकाल कर k से मल्टीप्लाई करना है, और इस बात का मतलब होता है कि मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि मैट्रिक्स में क्या होता था, सारे एलिमेंट, मैट्रिक्स में क्या होता था, सारे के सारे, मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे, मतलब सब में कुछ कॉमन आएगा तभी आप बाहर निकाल सकते हो। लेकिन देखो डिटर्मिनेंट का सीन ऐसा नहीं है, डिटर्मिनेंट का सीन ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में नंबर कॉमन आ रहा है तो आप बाहर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ देखो k r1 में कॉमन है, तो इसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, k बाहर निकाला, a b c d e f g h i, सिंपल, वापिस से a डिटर्मिनेंट बन गई, इसलिए ऐसे लिखा जाता है k a डिटर्मिनेंट। अगर देखो यहाँ पे भी k है, यहाँ भी k है, तो दो बार k निकलेगा। मान लो यहाँ पे भी सब में k लगा होता, इस पे भी k लगा होता, तो क्या होता, k स्क्वायर बार आता। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, रो रो का सिस्टम चलता है। मैट्रिक्स में क्या होता था, सारे नंबर, सारे एलिमेंट जो है किसी से मल्टीप्लाइड है तो एक बार बाहर निकलता था। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक रो में भी होगा तो भी बाहर निकल आएगा, दो रो में होगा तो दो बार निकलेगा, तीन रो होगा तो तीन बार बाहर निकलेगा। कहानी समझ में आ रही है? तो हमारा इसी क्वेश्चन में देखो, यहीं पे समझाता हूँ मैं इस बात को। यहाँ पे क्या था, a इंटू 3, मतलब मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो 3 से ये भी मल्टीप्लाई होगी, 3 से ये भी मल्टीप्लाई होगी, और 3 से ये, 3 से ये, 3 से ये। तो यहाँ पे 3 जो है एक बार बाहर निकला, 3 फिर बाहर निकला, 3 फिर बाहर निकला, तो 3 कितनी बार बाहर निकला, 3 बार बाहर निकला था, है ना, 3 बार बाहर निकला था। और अंदर क्या रह जाएगी फिर, 8 डिटर्मिनेंट, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, जो हमें आंसर प्रूफ करना था, क्यों? क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3 बार मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुई होगी, 3 बार कॉमन आया होगा, इसलिए 27। इस वाले क्वेश्चन में देखो 2 इंटू मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर है, तो ये इंटू ये, तो बाहर कितनी बार आया, ये 2 बार 2 बाहर आया, इसलिए क्या हो गया 4, इतनी प्रॉपर्टी क्या आपको समझ में आती है? ठीक है, हमने बहुत सी प्रॉपर्टी की भी बात कर ली है, अभी और भी A मैट्रिक्स है 1 sin x 1 माइनस sin x 1 sin x 1 माइनस sin x 1, where 0x is 2 pi, then find determinant A। कह रहे डिटरमिनेंट ये मैट्रिक्स है x 0 to 2 पाई के बीच में है, मतलब 360 डिग्री तक गया है, डिटरमिनेंट ये निकालिए। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं, लॉन्ग r1 एक्सपेंड कर देते हैं, तो क्या होगा 1 साइन, ये ढकेगा, ठीक है, तो 1 साइन x माइनस साइन x 1, ठीक है, माइनस साइन x ढकेंगे, माइनस साइन x 1 1, ठीक है, प्लस थर्ड एलिमेंट, तो यहाँ से इसको ढकेंगे, माइनस साइन एक्स 1 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये तो 1 ही है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, ये इंटू ये 1 माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, कैसे, तो देखो ना 1 माइनस और ये साइन इंटू साइन साइन और प्लस माइनस माइनस, तो वो 2 बार माइनस आया, तो प्लस नहीं आया समझो तो देख लो, 1 इंटू 1 1 होगा, माइनस माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ माइनस साइन एक्स ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन एक्स, और यहाँ भी क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन एक्स, प्लस 1 को नहीं लिखते, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1।
यहाँ देखते हैं, वापस आ जाओ, तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ से माइनस ऑफ 2 साइन एक्स और ये प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आगे देखते हैं, प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो दिस कैंसिल। ठीक है, ये दोनों ऐड होंगे, सब साइन स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स। तो मेरा डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है 4 साइन स्क्वायर एक्स। तो भाई आंसर कैसे निकलेगा, एक्स की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, तो एक्स का डोमेन दे रखा है 0 से लेके 2 पाई तक है, 0 से लेके कहाँ तक है 2 पाई तक है। अब 0 से लेके 2 पाई के बीच में जो साइन एक्स है, नाउ जो साइन एक्स होता है मेरा क्या होता है साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर साइन एक्स जो है -1 से लेके 1 तक की वैल्यू को दिखा सकता है। लेकिन अगर स्क्वायर लग जाए, अगर क्या लग जाए स्क्वायर लग जाए, तो भाई साहब नेगेटिव में तो नंबर्स जाएंगे नहीं, स्क्वायर लगने पर नेगेटिव में नंबर्स नहीं जाएंगे। तो नेगेटिव में नहीं जाएंगे तो लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है स्क्वायर होने पे, -1 से 1 के बीच में 0 होगी। तो साइन स्क्वायर एक्स मिनिमम 0 जा सकता है और मैक्सिमम कितना जा सकता है 1। तो हमारा डिटर्मिनेंट ए क्या रहा होगा 0 से लेके 4, 0 से लेकर 4। क्यों, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या है 0 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या है 1। तो 0 रखेंगे तो 0 और 1 रखेंगे तो 4। तो डिटर्मिनेंट 0 और 4 के बीच में कहीं पे वैरी कर रहा होगा। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आई? तो देखो भाई हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, बेसिक्स जाने कि भाई डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, वो आप कर लीजिएगा, शो हो जाएंगे अभी। ठीक है, अगली क्लास में हम सीखेंगे माइनर्स एंड को फैक्टर्स के बारे में और थोड़ा सा एडजॉइंट के बारे में, जिससे इन्वर्स निकालना भी हम सीख जाएंगे। ठीक है, अगली क्लास बेसिकली जो है माइनर्स और को फैक्टर के ऊपर है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, ऑल दी बेस्ट।